एग्जीक्यूटिव क्लब पहुंचने तक मैं एडगर को उसका रोल समझा चुका था। बर्ड गेट पर ही मौजूद था और बेचैनी से मेरा मुंतजिर था। मेरे साथ एडगर को देखकर उसकी आंखें हैरत से फैल गईं। उसने कहा, तुमने इतनी जल्दी से पकड़ भी लिया? लेकिन इसने एतराफ तो नहीं किया होगा। मैंने बर्ड के सवाल को नजरअंदाज करते हुए पूछा, रैंडल कहाँ है? वो बोला, थोड़ी ही देर कबल अपने कमरे में गया है, लेकिन तुमने बहुत ज्यादा देर लगा दी। मैंने कहा, पहले रैंडल से मिल लें, बातें बाद में होती रहेंगी। दस्तक के जवाब में कमरे का दरवाजा खुद रैंडल ने खोला। मुझे देखकर उसके होंठों पर बड़ी पुरफरेब मुस्कुराहट नमूदार हुई। उसने दरवाजे से हटते हुए कहा, ज़हे नसीब, यकीन नहीं आता कि एक अजीमुल मर्तबत शख्सियत ने मेरी इज्जत अफजाई की है। तशरीफ लाइए। उसने बर्ड और एडगर की तरफ निगाह उठाकर भी न देखा। मैंने खुश्क लहजे में कहा, मैं तन्हा नहीं हूँ, मेरे हमरा 2 अफराद और भी हैं। रैंडल बोला, जिस तरह दोस्तों के दोस्त भी दोस्त होते हैं, उसी तरह मेहमानों के साथ आने वाले भी मेहमान होते हैं। तुम्हारे साथ आने वाले भी मेरे मेहमान हैं। मैंने उन्हें अंदर आने से रोका तो नहीं। हम तीनों अंदर दाखिल हो गए। रैंडल हमारे सामने बिछा जा रहा था। एडगर को हैरत थी। उसे मेरी इस बात पर शुबा पैदा होना शुरू हो गया होगा कि मुझ पर होने वाले हमलों के पसे पुश्त रैंडल का हाथ कार फरमा था। एडगर के सामने तो रैंडल का एक ही रूप था, और वो रूप इतना खुशनुमा था कि उसकी जाहिर बिन निगाहें उसके रूप के अकब में पोशीदा करीह शख्सियत तक नहीं पहुंच पा रही थीं। मैंने कहा, तुमने बहुत पस्त ज़हनियत का मुजाहरा किया है। मुझ पर हमला करवाने के लिए तुम्हें किराए के गुंडों का सहारा नहीं लेना चाहिए था। रैंडल ने हैरत से कहा, ये तुम क्या कह रहे हो? मैं मुस्तकिल तुम्हारे सामने हूँ। किसी को फोन करूंगा तो वो भी तुम्हारे इल्म में आ जाएगा। मैंने कहा, एडगर ने मुझे तमाम बातों से न सिर्फ आगाह कर दिया है, बल्कि वो तुम्हारे खिलाफ गवाही देने पर भी आमादा है। रैंडल ने चौंक कर एडगर की तरफ देखा। फिर रैंडल ने एडगर को गौर से देखते हुए कहा, जहां तक मुझे याद पड़ता है, एडगर से ये मेरी पहली मुलाकात है। मैंने कहा, आज सुबह की बात है, एक शख्स पैराडाइज बार पहुंचा और एडगर से मुलाकात की। उस शख्स ने एक बड़ी रकम के इवज एडगर को मुझे और मेरे साथियों पर कातिलाना हमले करने के लिए तैयार कर लिया, और वो शख्स तुम जानते हो कि तुम ही हो रैंडल। रैंडल ने इस्तेहज़ाई अंदाज में कहा, अच्छा, ये मेरी मालूमात में एक दिलचस्प इजाफा है। मैंने कहा, संजीदगी इख्तियार करो रैंडल, तुम्हें अंदाजा नहीं है कि तुम किस किस्म की मुश्किलात में घिर गए हो। वो बोला, संजीदगी तो तुम्हें इख्तियार करनी चाहिए। तुम्हें मेरे खिलाफ इतना वाज़ेह सबूत मिल गया था तो मेरे पास दौड़े आने की क्या जरूरत थी? अपने आदमियों से कहते, वो मुझे गिरफ्तार कर लेते। मैंने कहा, एडगर ने बर्ड की कार को टक्कर मारने की कोशिश की थी। किस्मत थी कि बर्ड बच गया। फिर एडगर के 4 साथियों ने मेरा ताक़ुब किया। वो चारों भी मारे गए। उसके बाद जरा देर कबल पैराडाइज बार से निकलते हुए मुझ पर फायरिंग की गई। मैं तो खैर बच गया, लेकिन 2 अफराद हलाक हुए, जिनमें से एक का ताल्लुक मकामी पुलिस से था। मैं तो वहां से निकल आया, लेकिन अब तक पुलिस तफ्तीश शुरू कर चुकी होगी। रैंडल ने मेरी बात काट कर कहा, मेरी समझ में नहीं आया कि ये कहानियां तुम मुझे क्यों सुना रहे हो। मैंने कहा, इसलिए कि मुझे तुमसे हमदर्दी है। मैं नहीं चाहता कि गोइटे हिल की पुलिस तुम तक पहुंचे। रैंडल ने तंज किया। बोला, शुक्रिया, गोइटे हिल में कोई तो मेरा हमदर्द है। वैसे तुमने जो जहमत की उसकी कोई जरूरत नहीं थी। पुलिस को आने दो, मैं खुद उनसे निपट लूंगा। मैंने कहा, तुम्हें शायद अंदाजा नहीं है, पैराडाइज बार के कई मुलाजिमीन ने तुम्हें वहां देखा था और वो सब तुम्हें शनाख्त कर लेंगे। रैंडल की आंखों में दिलचस्पी की चमक उभरी। उसने मुझसे पूछा, अंदाजन ये किस वक्त की बात होगी? मैंने कहा, अंदाजन नहीं, यकीनन ये सुबह 10:12 की बात है, जब तुम पैराडाइज बार में दाखिल हुए थे। वो बोला, देखो अली, मैं तुम्हें एक संजीदा और बुर्दबार आदमी समझता हूँ। तुम्हारी शख्सियत खासी बावकार है। इस किस्म के ओछे हथकंडे पुलिस वालों के लिए छोड़ दो। बर्ड ने कहा, मैंने भी चीफ को कुछ कीमती मशवरे दिए थे, मगर चीफ मानते ही नहीं, अपनी मनमानी किए जाते हैं। शायद तुम्हारी बात इनकी समझ में आ जाए। मैंने कहा, समझ में आने वाली बात बगैर किसी के समझाए समझ में आ जाती है, और न समझ में आने वाली बात कोई किसी को नहीं समझा सकता। रैंडल ने तंजिया लहजे में कहा, महज इत्तेफाक की बात है कि जिस वक्त मैं पैराडाइज बार में था, एन उसी वक्त फ्रांसीसी सिफारत खाने में भी मौजूद था। वहां से मेरी वापसी 10:30 बजे हुई। मैंने चौंक कर एडगर की तरफ देखा। कहा, मेरा ख्याल है मैंने गलत वक्त बयान कर दिया। सही बात यह है कि उस वक्त 11:12 हुए थे। क्यों? एडगर ने खनकार कर कहा, जी हाँ, मैंने महसूस किया था कि वो रैंडल की शख्सियत से बुरी तरह मरूब हो गया है। बोला, उस वक्त 11:15 बजे थे। रैंडल के होंठों पर अय्याराना मुस्कुराहट नमूदार हुई। वो बोला, मेरा ख्याल था कि तुम अपने पत्ते बड़ी एहतियात से खेलते हो, लेकिन आज अंदाजा हुआ कि तुमसे ज्यादा फ्लॉप खिलाड़ी रूए जमीन पर मिलना मुश्किल है। मैंने हैरत से पलकें झपकाई। कहा, नाराज क्यों हो रहे हो डियर रैंडल? मुझसे क्या गलती नहीं हो सकती? रैंडल ने चुपते हुए लहजे में कहा, तुम ओछे हथकंडों पर उतर आए हो। क्या तुम्हें मालूम नहीं है कि तुम्हारा मद्दे मुकाबिल कौन है?
मैंने उठते हुए कहा, मैं तो तुम्हारी हमदर्दी में यहाँ चला आया था रेंडल। अगर मुझे पहले से इल्म होता कि तुम मेरा शुक्रिया अदा करने की बजाय मुझ पर तंज शुरू कर दोगे तो हरगिज यहाँ ना आता। रेंडल ने हाथ हिलाकर कहा, बैठ जाओ अली, और मुझ पर हाथ डालने का ख्याल दिल से निकाल दो। दरवाजे पर होने वाली दस्तक की वजह से रेंडल अपना जुमला मुकम्मल न कर सका। रेंडल ने बुलंद आवाज में कहा, कौन है? आ जाओ। दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल होने वाली तहजीब मैल्कम एक्स थी। बोली, ओह, मालूम होता है आज मेरी किस्मत बहुत ज्यादा जोरों पर है, वरना कहाँ मैं और कहाँ इतने बड़े बड़े लोग। मैंने कता कलामी करते हुए कहा, हैरत है, एब्रन हॉल के बड़बोले का शुमार बड़े लोगों में कब से होने लगा। रेंडल ने खड़े होते हुए कहा, तशरीफ लाइए मैडम एक्स। अली तो मालूम नहीं क्यों मुझसे कुछ खफा खफा लग रहे हैं। तहजीब ने मेरे बराबर बैठते हुए कहा, हालांकि इन्हें तो तुम पर सदके वारी जाना चाहिए। मालूम होता है अली ने तुम्हारे एहसानात भुला दिए हैं। रेंडल बोला, अब से चंद घंटे कबल तुम मुझे गिरफ्तार करने आई थी, अब ये आ गए हैं। मालूम नहीं तुम दोनों मेरी तरफ से इस कदर बदजन क्यों हो गए हो। तहजीब ने तमस्खराना अंदाज में कहा, जो लोग अच्छे होते हैं ना, वो किसी की तरफ से बदजन नहीं होते जैसे तुम हो, और जो लोग बुरे होते हैं वो हर एक की तरफ से बदजन ही रहते हैं जैसे हम हैं। वो बोला, आप तो मजाक के मूड में मालूम होती हैं मैडम एक्स। तहजीब बोली, चंद घंटे कबल तो तुमने मुझे पहचानने से ही इनकार कर दिया था, अब मेरा नाम कैसे याद आ गया? रेंडल बोला, उस वक्त आपकी नीयत में फतूर था, आप मुझे फांसने के लिए आई थी। मुझे माइक्रोटेप रिकॉर्डर किस्म के आलात से बहुत डर लगता है। इस वक्त आपकी नीयत तो साफ है, मगर अली की नीयत ठीक नहीं। काश इन्हें मालूम होता कि इस वक्त यहाँ होने वाली गुफ्तगू का एक एक लफ्ज टेप किया जा रहा है। अली को शायद ये नहीं मालूम कि जिस जाल में ये मुझे फांसने आए हैं उसमें खुद फंस चुके हैं। इस टेप की बुनियाद पर मैं अली के खिलाफ मुकदमा कर सकता हूँ। किसी गैर मुल्की शहरी को हरासा करना जुर्म है, मगर मैं ऐसा नहीं करूंगा, इसलिए कि मुझे तुम लोगों से मोहब्बत है, और जिनसे मोहब्बत हो उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाया जाता। मैंने हैरत से आंखें फाड़ कर रेंडल को देखा। मैंने बेयकीनी से कहा, तुम ब्लफ कर रहे हो, यहाँ कोई टेप रिकॉर्डर नजर नहीं आ रहा। रेंडल हंसने लगा, बोला, तुम बड़ी दिलचस्प बातें करते हो। तुम्हें अच्छी तरह मालूम है कि किसी चीज की मौजूदगी के लिए उसका नजर आना चंदा जरूरी नहीं है, और इसमें ब्लफ करने की क्या बात है। अपनी मजबूती के लिए मैं ऐसे इंतजामात न रखूं तो तुम जैसे दोस्त मुझे एक घंटे भी जिंदा न रहने दें। वो ठीक कह रहा था। उस वक्त उसकी जिंदगी का दारो मदार इन्हीं इंतजामात पर था जो उसने कर रखे थे। उसका दिफाई हिसार जरा भी कमजोर होता तो यूं आजादाना तौर पर नहीं घूम सकता था। मैं उसे फांस लेता। मैंने मायूसी से कहा, गोया मैंने अब तक जो मेहनत की थी वो रायगां साबित हुई। मेरी चाल तुमने मुझ पर ही उलट दी। रेंडल ने मानी खेज लहजे में कहा, नहीं, उल्टी तो नहीं, लेकिन मुस्तकबिल में ये भी हो सकता है अगर तुम अपनी हरकतों से बाज न आए तो। बट ने कहा, मेरा तो जी चाह रहा है तुम्हारी शागिर्दी इख्तियार कर लूं। मुझे किसी बाकमाल आदमी की तलाश थी। चीफ की सलाहियतें तो जवाल पजीर नजर आने लगी हैं। रेंडल अय्यारी से मुस्कुराया, बोला, ये खेल जो हो रहा है इसका अंजाम यही होना है। तुम्हारा चीफ हक़ाइक़ का सामना करने से गुरेजा है। तुम लोगों को भी मजाक सूझ रहा है, मगर एक वक्त आएगा जब तुम संजीदगी से यही कुछ सोच रहे होगे। बर्ड ने सर हिलाया, बोला, बस तो फिर ठीक है। जो वक्त कल आना है आज ही क्यों ना आ जाए। जो काम हमें कल करना है उसे आज ही क्यों ना कर लें। रेंडल ने संजीदगी से कहा, अच्छे बच्चे आज का काम कल पर नहीं छोड़ते, लेकिन ये मुकदमा सिर्फ अच्छे बच्चों के लिए है। जब अच्छे बच्चे बन जाओ मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हारी पजीराई करूंगा। मैंने जहरीले लहजे में कहा, तुम बहुत ऊंची हवाओं में उड़ रहे हो रेंडल, लेकिन इसे याद रखना कि मैं तुम्हें बचकर नहीं जाने दूंगा। रेंडल ने बेपरवाही से कहा, जिंदगी बड़ी नापायदार शय है अली, कौन जाने तुम्हें कल का सूरज देखना भी नसीब होता है या नहीं। मैंने कहा, एक मुसलमान की हैसियत से मेरा इस पर ईमान है रेंडल, लेकिन मुझे उम्मीद है कि तुम्हारे किसी गुर्गे या किराए के टट्टू के हाथों नहीं मारा जाऊंगा। मैं तुम्हारा मकरूज हूँ रेंडल, और ये कर्ज मैं जल्द अज जल्द चुका देना चाहता हूँ। रेंडल ने बड़ी मासूमियत से कहा, कौन से कर्ज की बात कर रहे हो अली, जजीरे वाला या एयरपोर्ट वाला। मैंने कहा, जजीरे वाला कर्ज तो मैं अरसा हुआ बमासूद अदा कर चुका हूँ, वो शाख ही न रही जिस पे आशियाना था। रेंडल ने बड़ा भरपूर कहका लगाया, बोला, जैसे तुम आशियाना कह रहे हो वो तो आर्जी ठिकाना भी नहीं था, लेकिन खैर कोई बात नहीं, तुम छोटी मोटी कामयाबियों पर ही जश्न मना लो, बड़ी कामयाबियां तो तुम्हारे हिस्से में आने से रही। मैंने कहा, असल कामयाबी का दिन तो वो होगा जब फलस्तीन यहूदियों के तसल्लुत से आज़ाद हो जाएगा, लेकिन तुम्हारे गुरूर को खाक में मिला देना भी मेरी एक बड़ी कामयाबी होगी। रेंडल बोला, तुम शायद ये समझ रहे हो कि मेरे बाद काम रुक जाएगा। अगर ऐसा है तो ये ख्याल ज़हन से निकाल दो। जो काम मैं कर रहा हूँ मैं नहीं रहूंगा तो कोई और उसे आगे बढ़ाने के लिए मेरी जगह ले लेगा। मैंने कहा, जो कुछ तुम कर रहे हो तुमसे पहले ऑलिव हार्वर्ड कर रहा था। उसके बारे में ये कहा गया कि उसकी उम्र ज्यादा हो गई थी।
तुम्हारी उम्र ज्यादा नहीं है, तुमने ऑलिव हार्वर्ड की जगह ली है, तुम्हारे बाद कोई जवाब नहीं रह जाएगा, कोई नया तजुर्बा नहीं किया जाएगा। ये बात पाया सबूत को पहुंच जाएगी कि जो काम ऑलिव हार्वर्ड न कर सका वो नामुमकिन था। तुम्हारे छोड़े हुए काम आगे बढ़ाने के लिए कोई नहीं आएगा। काम बेशक जारी रहेगा मगर समतें तब्दील हो जाएंगी। रेंडल ने कहा, एक इंसान को खुशफहमियों की दलदल से निकालना किसी दूसरे इंसान के बस से बाहर होता है। तुम्हारा भी यही हाल है। बेबसी की इंतहा को पहुंच जाने के बावजूद भी खुशफहमी का दामन तुम्हारे हाथों से नहीं छूटा। मैं तुम्हारे सामने मौजूद हूं मगर तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जब मैं नजरों के सामने नहीं रहूंगा उस वक्त तुम क्या कर लोगे? मैंने कहा, तुम तो एक नेमत हो, तुम अब कभी मेरी नजरों से ओझल नहीं हो सकोगे। गोइटे हिल के अलावा किसी और मुल्क में तुम्हारे लिए पनाह नहीं है। यहाँ कब तक रहोगे? कभी तो यहाँ से जाना पड़ेगा। रेंडल ने तमस्खराना अंदाज में कहा, कभी? ज्यादा से ज्यादा 2 रोज के बाद मैं फ्रांस चला जाऊंगा। जी चाहे तो कल आकर टिकट देख लेना, कल सुबह मैं सीट कंफर्म करवा लूंगा। मैंने कहा, मुझे बहुत लुत्फ आएगा रेंडल। किराए के टट्टुओं से बचते हुए मुझे तुम्हारे खिलाफ कुछ न कुछ करना है। हम उस वक्त एग्जीक्यूटिव क्लब के डाइनिंग हॉल में बैठे हुए थे। मैंने तहजीब से कहा, तुमने इस तरह यहाँ आकर अच्छा नहीं किया। रेंडल के कमरे से निकलने के बाद एडगर वापस चला गया था और मैं तहजीब और बर्ड के साथ खाना खाने के लिए यहीं रुक गया था। उन दोनों ने भी अभी तक खाना नहीं खाया था। तहजीब ने तेवरियों पर बल डाले, बोली, क्यों अच्छा नहीं किया? इस मामले की इंचार्ज मैं हूँ। मैं तुमसे जवाब तलबी कर सकती हूँ कि तुमने इंचार्ज की इजाजत के बगैर कोई कदम किस तरह उठाया। मैंने खुशदिली से कहा, बिल्कुल पूछ सकती हूँ। जब मुझ पर हमला हो ही गया था तो मैंने सोचा क्यों न लगे हाथों रेंडल को धौंस देता चलूं। मुमकिन है काम बन ही जाए मगर काम नहीं बना। तहजीब ने एक ठंडी सांस लेकर कहा, मुझे मालूम है तुम असल बात नहीं बताओगे मगर ये ज्यादती भी तो मत करो। मैंने कहा, तुम जानती हो तो क्यों पूछ रही हो? ये हकीकत है कि रेंडल जैसे शख्स के मुकाबले पर इंतहाई एहतियात की जरूरत है। बर्ड ने मगमूम लहजे में कहा, जब तुम अपने साथियों से कुछ छुपाते हो तो यूं लगता है जैसे वो एतबार के काबिल न हो। मैंने कहा, अपने साथियों को मैं अपने आप से ज्यादा मोतबर समझता हूँ, लेकिन हमें कुछ नहीं मालूम कि आइंदा क्या होने वाला है। फर्ज करो जिन लोगों को मैं अपने मंसूबे में शरीक करता हूँ उनमें से कोई दुश्मन के हाथ लग जाए और उस पर तशद्दुद किया जाए और इस हद तक किया जाए कि वो अपनी जबान बंद न रख सके तो क्या होगा? तहजीब ने कहा, मैं अपनी शिकायत वापस लेती हूँ। मामले की नजाकत के पेश नजर तुम्हें हक है कि जो मुनासिब समझो करो। बर्ड ने हैरान होकर कहा, लेकिन इंचार्ज तो मैडम है। तहजीब हंसकर बोली, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। मेरा इस मिशन का इंचार्ज होना भी अली के मंसूबे का एक हिस्सा है। बर्ड ने अहमकाना अंदाज में मुंह खोल दिया। बोला, मैं समझा नहीं। तहजीब ने कहा, रेंडल को ये तासुर देना जरूरी है कि हम उसके सामने बेबस हो रहे हैं। वो इस जोम में मुब्तला हो जाएगा कि हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते और अली के लिए उसे बेखबरी में छाप लेना आसान हो जाएगा। क्यों अली? मैंने मुस्कुराकर कहा, तुम बिल्कुल दुरुस्त समझी, मैं यही करना चाह रहा हूँ। बर्ड ने मायूसी से कहा, यानी इस निगरानी वगैरह का कुछ फायदा नहीं, हम नाहक अपना वक्त जाया कर रहे हैं। मैंने कहा, अहमक आदमी, निगरानी नहीं होगी तो मंसूबा किसके खिलाफ बरूए कार लाएंगे? निगरानी तो बुनियादी अहमियत की हामिल है। बर्ड ने कहा, जहां तक मेरा अंदाजा है चीफ, तुम महज इस वजह से कमजोर पड़ रहे हो कि मामला एक गैर मुल्की सिफारत खाने का है। मैंने कहा, मेरे कमजोर पड़ने की एक बड़ी वजह यह भी है और अपनी इस मजबूती के बायस वो खुशफहमी में मुब्तला है। बर्ड ने कहा, तुम ये मामला मेरे सुपुर्द कर दो चीफ। इससे कबल भी मैं बाज ऐसे काम कर चुका हूँ जो कोई और नहीं कर सकता था। तुम देखना मैं इस मामले को कितनी खुश उसलूबी से निपटाता हूँ। मैंने बर्ड को घूरते हुए कहा, क्या करना चाहते हो तुम? बर्ड ने कहा, उसे ठिकाने लगा के लाश गायब कर देंगे और खुद उसकी तलाश शुरू कर देंगे। मैंने नफी में सर हिलाया, कहा, नहीं, तुम्हें इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती। वो बोला, क्यों नहीं दी जा सकती? आखिर इसमें हर्ज क्या है? मैंने कहा, मालूम होता है तुम जजीरे मर्ग पर होने वाली बेइज्जती भूल गए। रेंडल को खत्म कर देने से उस बेइज्जती का बदला नहीं लिया जा सकता। उसकी रुसवाई बहुत जरूरी है। वो नाकाबिल शिकस्त होने के जोम में मुब्तला है। उसे खुद पर नाज है कि वो बहुत अच्छा मंसूबा साज है। उसका ख्याल है कि हर कामयाबी मेरे मुखालिफिन की नाअहली की मरहून मिन्नत होती है। इस वक्त वो सहूनियत का बहुत बड़ा सरमाया है। यहूदियों ने उसे अपनी तमाम उम्मीदों का मरकज बना रखा है। अगर उसे इस तरह चुपके से मारकर उसकी लाश गायब कर दी जाए तो कुछ भी बाकी नहीं होगा। उसे तो यहूदी दुनिया के लिए इबरत का सामान बनाना है। कोई ऐसी सूरत निकालनी है कि आइंदा किसी के हाथों में कोई बड़ी कुव्वत मरकूज न होने पाए। यहूदियों की समझ में आ जाए कि दुश्मन को कमजोर न समझा जाए। किसी हद तक तो ये बात उनकी समझ में आ चुकी होगी, लेकिन इसकी तकमील उस वक्त तक नहीं होगी जब तक कि रेंडल पर फैसला कुन ज़र्ब न लगा दी जाए। क्या समझे? बर्ड ने इस बात में सर हिलाया। बोला, समझ गया। तुम बहुत दूर तक देखते हो चीफ, इसीलिए तो मैं तुम्हें चीफ कहता हूँ।
میں نے کہا بکواس مت کرو, تم تو رینڈل کی شاگردی میں جانے کی خواہش کا اظہار کر رہے تھے. برڈ ہنسنے لگا, بولا آخر میں تمہارا معاون ہوں چیف, یہ کیسے ممکن ہے کہ میں اسے گھسے بغیر چھوڑ دوں. میں نے تہذیب سے کہا تمہیں معلوم تھا کہ برڈ پر قاتلانہ حملہ ہوا, اس کے بعد مجھے بھی خدا نے بچایا, اس کے باوجود تم یوں دندناتی ہوئی چلی آئیں, تمہیں احتیاط کرنی چاہیے تھی. تہذیب مسکرائی, بولی میں نے احتیاط کی ہے, محافظوں کے جلوں میں یہاں تک آئی ہوں اور اب ہم اسی طرح سفر کیا کریں گے. میں نے کہا میں تم سے متفق ہوں, اس وقت ہمیں بے جا خطرات مول لینے سے گریز کرنا ہوگا. رات کا 1 بج چکا تھا, مگر جنرل ٹیرس اور کیتھی براؤن نہ صرف جاگ رہے تھے بلکہ ہمارے منتظر بھی تھے. میں تہذیب اور برڈ ایگزیکٹو کلب سے اسکواڈ کاروں کے جلوں میں واپس آئے تھے. جنرل نے مجھ سے کہا میں تمہارے ہی انتظار میں جاگ رہا ہوں اور مجھے تم سے اہم نوعیت کی گفتگو کرنی ہے. میں نے مسکرا کر کہا ضرورت پڑنے پر تم مجھے سوتے سے بھی اٹھا سکتے ہو. ویسے خیریت تو ہے, بہت سنجیدہ نظر آ رہے ہو. وہ بولا بات ہی ایسی ہے علی, میں سرکاری مشینری کے اہلکاروں کا مارا جانا گوارا نہیں کر سکتا. میں بھی سنجیدہ ہو گیا, کہا اوہ ہاں انسپیکٹر سیموئل مارا گیا ہے, لیکن اس سلسلے میں کیا کیا جا سکتا ہے. وہ بولا میں کسی غیر ملکی کو بھی ڈھیل دینے کے حق میں نہیں ہوں. تم خامخواہ اس چکر میں آ گئے کہ اس کا تعلق فرانس سے ہے اور اگر اس کے خلاف کوئی اقدام اٹھایا گیا تو اس معاملے میں حکومت فرانس ملوث ہو جائے گی. میں نے کہا میں خامخواہ اس چکر میں نہیں آیا جنرل, کیا یہ حقیقت نہیں ہے. جنرل نے غصیلے لہجے میں کہا حقیقت ہے تو ہوا کرے. سفارتی قوانین کا مقصد مجرموں کو تحفظ دینا نہیں, اگر کوئی شخص مجرم ہے تو اسے بلا تخصیص سزا ملنی چاہیے. کیتھی براؤن نے کہا تمہیں اس پر غور کرنا چاہیے علی, تم نے رینڈل کو ڈھیل دینے کی انتہا کر دی ہے. میں نے باری باری ان دونوں کو غور سے دیکھا. میں نے ایک طویل سانس لے کر کہا میں خود بھی تم دونوں سے متفق ہوں, لیکن میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اس سلسلے میں فوری طور پر کیا کیا جا سکتا ہے. جنرل بولا تم سمجھنا نہیں چاہ رہے ہوگے, ورنہ یہ تو بالکل سامنے کی بات ہے, رینڈل کو گرفتار کیا جا سکتا ہے. میں نے پوچھا کس جرم میں؟ جنرل نے کہا وہ یہاں تخریب کاری کر رہا ہے اس جرم میں. میں نے کہا کیا تم اس پر الزام ثابت کر سکو گے؟ جنرل بولا ظاہر ہے کہ ثابت نہیں کر سکیں گے, لہٰذا اسے ملک بدر کر دیں گے. میں نے کہا اگر تم سمجھتے ہو کہ اس طرح اسے قرار واقعی سزا مل جائے گی تو ضرور اسے ملک بدر کر دو. جنرل ٹیرس مجھے گھورنے لگا, بولا کیا تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ اس پر کوئی الزام بھی ثابت نہیں کیا جا سکتا؟ میں نے مختصراً کہا شاید. جنرل نے سپاٹ لہجے میں کہا جب آگ اپنے دامن تک پہنچ جائے تو مصلحتیں بالائے طاق رکھ دینی چاہیے. میں نے کہا آگ بجھانے کے لیے دامن تو کیا پورے پیرہن کی قربانی بھی دینا پڑے تو اس سے گریز نہیں کرنا چاہیے. جنرل بولا تمہاری بات سے یہ مفہوم نکلتا ہے کہ فی الوقت اس کے خلاف کچھ نہ کچھ ضرور ثابت کیا جا سکتا ہے. میں نے جواب دینے سے قبل چند لمحے غور کیا. وہ بے حد جذباتی ہو رہا تھا, اس کے لہجے اور انداز سے ناراضگی ظاہر ہو رہی تھی, لیکن اس میں بھی اپنائیت تھی. وہ گوئٹے ہل میں مکمل طور پر با اختیار ہوتے ہوئے بھی مجھ سے اجازت کا خواہاں تھا. اگر وہ چاہتا تو اپنے طور پر رینڈل کے خلاف کوئی بھی قدم اٹھا چکا ہوتا. میں اس کا کیا کر سکتا تھا, مگر اس نے ایسا نہیں کیا. میں اسے مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتا تھا. مجھے معلوم تھا کہ اس کے دل میں اپنے عوام سے سچی محبت موجود ہے. سرکاری ملازمین کو وہ ملک و قوم کا اثاثہ سمجھتا تھا. اگرچہ گوئٹے ہل کے سرکاری ملازمین میں بھی وہ تمام خامیاں موجود تھیں جو تیسری دنیا کے ممالک کے سرکاری ملازمین کا جزو لا ینفک بن چکی ہیں, لیکن اس کے باوجود جنرل یہ گوارا نہیں کر سکتا تھا کہ انہیں کسی غیر کے ہاتھوں نقصان اٹھانا پڑے. کچھ قصور میرا بھی تھا. اگر میں اسے اپنے منصوبے میں شامل کر لیتا تو اس کے پاس صبر کر لینے کے لیے کوئی جواز تو موجود ہوتا. میں نے ایک طویل سانس لے کر کہا تم نے صحیح اندازہ لگایا ہے جنرل, رینڈل کے خلاف اتنا مواد بہرحال موجود ہے کہ اسے گرفتار کیا جا سکے. جنرل نے مضطربانہ انداز میں کہا تو پھر تمہاری خوشی کا جواز کیا ہے؟ میں یہاں موجود نہیں تھا, لیکن مجھے معلوم ہوا کہ گوئٹے ہل میں علی گروپ کے ہیڈ کوارٹر میں دھماکہ ہوا تھا. خدا کا شکر ہے کہ کوئی جانی نقصان نہیں ہوا, مگر یہی کیا کم ہے کہ تخریب کار کھل کھیلنے پر اتر آئے ہیں. اس کے بعد بٹ پر حملہ ہوا, پھر تمہارا تعاقب کیا گیا, جس کے نتیجے میں 4 افراد مارے گئے. ان کا تعلق چونکہ شرپسند عناصر سے تھا اس لیے مجھے ان کی ہلاکت کا غم نہیں ہے, لیکن اس کے تھوڑی ہی دیر کے بعد تم پر بھی حملہ ہوا. تم بچ گئے مگر 2 دیگر افراد مارے گئے. ان میں سے ایک سرکاری مشینری کا ایک اہم پرزہ تھا. چند گھنٹوں کے اندر اندر اتنی خوریزی ہو چکی ہے علی, مگر تمہارے کانوں پر جوں تک نہیں رینگی. میں نے کہا ان تمام تخریب کاریوں کے عقب میں رینڈل ہے. یہ ایک ایسی حقیقت ہے جسے نہ تو ثابت کیا جا سکتا ہے اور نہ تبدیل کیا جا سکتا ہے. جنرل نے مجھے حیرت سے گھورا, بولا تبدیل کیا جا سکتا ہے؟ کیا یہ لاجانی بات نہیں ہے؟ میں نے کہا میرا مطلب ہے کہ اگر رینڈل کو گرفتار کر لیا جائے تو یہ واقعات رکیں گے نہیں, اسی طرح جاری رہیں گے. وہ بولا یہ بات تم اتنے وثوق سے کس طرح کہہ سکتے ہو؟ میں نے کہا یہ محض میرا اندازہ ہے, لیکن مجھے یقین ہے کہ یہ اندازہ غلط نہیں ہے. ہماری نظروں میں آنے کے بعد رینڈل غائب ہو گیا تھا.
कल रात के बाद से आज रात तक उसकी सरगर्मियों के बारे में हम कतन लाइल्म हैं। सवाल यह है कि इस दौरान वो क्या करता रहा और कहाँ रहा। जनरल ने गुस्सीले लहजे में कहा, तुम ऐसी ही वाहियात बातों में उलझने की वजह से कुछ कर नहीं पाते। मैंने कहा, ये वाहियात बातें नहीं हैं जनरल, इस वक्त मेरे खिलाफ एक नेटवर्क काम कर रहा है। रेंडल ने यहाँ के अहम जराइम पेशा लोगों से राब्ते कायम करके एक ऐसा मरबूत निज़ाम कायम कर दिया जो मेरे खिलाफ काम करता रहेगा। गोया एक तरह से उसे खुदकार निज़ाम कहा जा सकता है। रकम की उन लोगों को कमी नहीं है, इसलिए उसने रकम तो दिल खोल कर खर्च की, लेकिन खुद सामने नहीं आया। इसलिए किसी को नहीं मालूम कि वो किसके लिए काम कर रहे हैं। अगर मालूम होता तो रेंडल की गिरफ्तारी पर मामला रुक जाता, लेकिन चूंकि किसी को मालूम ही नहीं कि वो किसके लिए काम कर रहे हैं, इसलिए जो कुछ उन्हें फीड कर दिया गया है वो उसी तरह करते रहेंगे। हाँ, अगर उन्हें मालूम हुआ कि उनसे काम लेने वाला रेंडल है तो उसकी गिरफ्तारी पर ये तखरीबकारियां रुक जाएंगी। जनरल ने सर हिलाया, बोला, अच्छे मफरूजात हैं, लेकिन इन मफरूजात को बुनियाद बना लिया जाए तो आदमी उज़्वे मुअत्तल होकर रह जाए। मैंने उसकी बात का जवाब देने के बजाय टेलीफोन का रिसीवर उठाया और पैराडाइज बार का नंबर डायल करने लगा।